हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और ये इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उस पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको आज अगला पार्ट सूफी आंदोलन के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको वो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री पर ही इस्लाम इस्लाम के उदय यानी कि राइजिंग ऑफ इस्लाम के ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राज्य के सिविल सर्विसेज हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जिसमें कि मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सूफी आंदोलन। और इससे पहले मैंने इस्लाम के उदय पर जो वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे, देन उसके बाद में अगर सूफी आंदोलन को कंप्लीट करेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस्लाम के उदय का ये वीडियो मेरा नहीं देखा है, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप राइजिंग ऑफ इस्लाम को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा कि सूफी आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले इस्लाम के उदय को देखें, उसके बाद में आप सूफी आंदोलन को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। और जो विद्यार्थी पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि लगातार वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मेरे इस चैनल के माध्यम से लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन मतलब ये आंदोलन की शुरुआत होती है जब भारत में अरब यानी कि मुस्लिम जो आगंतुक होते हैं, मुस्लिम जो आक्रमणकारी होते हैं, जब भारत में प्रवेश कर जाते हैं, देन उसके बाद में इसकी शुरुआत मानते हैं। वैसे सूफी की शुरुआत भारत में ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भारत के ही मीनिंग में इसको हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ उसको आगे। तो एक एक पॉइंट्स को मैं एक एक करके समझाऊंगा, जो कि रिटर्न में मेरे पास में यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सूफी जो मत है, ये इस्लाम में रहस्यवादी, उदारवादी और समन्वयवादी दर्शन की संज्ञा करता है। तो सिंपल सा पॉइंट है, इस पॉइंट को सिर्फ यहाँ तक ही छोड़िए। इसके बाद में मैं अगले पॉइंट्स में आपको जब समझाऊंगा तब आपको ये पूरा क्लियर होने वाला होगा। बेसिक में चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो सूफी मत है वो इस्लाम के लिए रहस्यवादी, उदारवादी और समन्वयवादी दर्शन की एक संज्ञा है। आगे चलते हैं। सूफियों ने कुरान को रहस्यवादी एवं उदारवादी की जिसे तरकीब कहा गया है उसके रूप में लिया गया, यानी कि रहस्यवादी और उदारवादी व्याख्या जिसे कि तरकीब के नाम से जानते हैं, किसमें? सूफियों के मत में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, तरकीब के नाम से इसको जानते हैं। आगे चलते हैं। सूफी आंदोलन को व्यवस्थित रूप से अब्बासियों और खिलाफत के युग में इसकी शुरुआत होती है। खिलाफत यानी कि खिलाफत युग की शुरुआत कब होती है? जब इस्लाम का उदय हुआ, यानी कि इस्लाम की शुरुआत होती है। और इस्लाम की शुरुआत करने वाले जो हजरत मोहम्मद पैगंबर होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में उसके जो उत्तराधिकारी चुने जाते हैं, तो उनको खिलाफत युग कहा जाता है। यानी कि खिलाफत युग से ही खलीफा, जो खलीफा है वो खलीफाओं का यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, जो कि इस्लाम के उत्तराधिकारी कहलाते हैं। तो इसमें जो सूफी आंदोलन को व्यवस्थित रूप से अगर किसी एक को इसके बारे में हम अगर पूरा सहरा बांधे और एक को ही बताएं, तो वो अब्बासियों के समय, ठीक है ना, अब्बासी और उम्मयदों, ये दो खलीफा थे जिसके समय में मुस्लिम इस्लाम का विस्तार सबसे अधिक हुआ। ये दो खलीफा थे, इससे पहले के जो खलीफा आए थे उस समय इस्लाम के विस्तार की शुरुआत हुई थी। तो अब्बासियों के समय में जब इस इस्लाम का विस्तार हुआ, तो ये भारत की तरफ में जाता हुआ विस्तार था, जिसमें कि ईरान, ठीक है ना, ईरान में सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम का विस्तार किया था, मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म का विस्तार किया था, और इस्लाम को यहाँ पर पूरी तरीके से फैला दिया था। देन उसके बाद में उससे लगा हुआ जो अफगानिस्तान है, जो कि भारत का सीमा राष्ट्र है, वो बिल्कुल लगा हुआ था। तो ईरान के बाद में फिर अफगानिस्तान पहुंचे और सिंध के रास्ते से ये भारत में प्रवेश किए थे। तो जो सूफी आंदोलन यानी कि मुस्लिम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, मुस्लिम से जुड़ा हुआ धर्म है, सूफी आंदोलन वहीं से शुरुआत हुई। तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि अब्बासियों के समय में व्यवस्थित रूप से शुरू होने वाला जो आंदोलन था वो अब्बासियों के समय में शुरू हुआ। तो इसको हम और आगे इससे अच्छा समझेंगे, तो बिल्कुल वीडियो में आप बने रहेगा। इस्लाम धर्म के रूप में सूफी मत का जो विकास है वो
9वीं शताब्दी में, यानी कि 9th सेंचुरी में इसको एग्जैक्ट मान सकते हैं। क्योंकि अगर हम मुस्लिम इन्वेडर्स की बात करें, मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात करें, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से लेकर फिर उसके बाद में महमूद गजनबी जब भारत में प्रवेश करता है, तो उस समय का जो काल होता है उनके बीच में ही सूफी परंपरा की शुरुआत भारत में हो जाती है, जो कि सिंध प्रदेश से होती है, जो कि अफगानिस्तान का एक हिस्सा था, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर इस धर्म की शुरुआत, सूफी मत का जो विकास हुआ भारत में, वो 9th सेंचुरी में, ठीक है ना, 9th सेंचुरी में इसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। इसको हम यहाँ से शुरुआत समझ सकते हैं कि सूफी आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो ये 9th सेंचुरी में, जब मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 में, ठीक है ना, कब आया था ये, 712 में, जब भारत में सिंध पर आक्रमण करता है और राजा दाहिर को जब हराकर उसकी हत्या करता है, तब से यहाँ पर मुस्लिमों का प्रवेश शुरू हो जाता है। देन उसके बाद में जब 1001 में, यानी कि 1001, यानी कि जब इस समय महमूद गजनबी का आक्रमण होता है, तो महमूद गजनबी के समय में मुस्लिमों को और ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वो क्योंकि महमूद गजनबी लूट के माध्यम से आया था, तो उतना ज्यादा उसका उत्तरदायित्व नहीं होता, लेकिन उनके समय में जो सूफी भारत में प्रवेश किए थे, उनके साथ जो आए थे, उनका महत्व इस सूफी आंदोलन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आगे हम उसको भी समझेंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा इस्लाम का उदय यानी कि राइजिंग ऑफ इस्लाम का वीडियो नहीं देखा है, तो उसको अगर आप पहले देखेंगे तो इसको समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफीवाद में सूफीवाद में संसार के सभी प्रमुख धर्म विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया है। जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी धार्मिक जो विचारधारा है, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो अपने हिंदू परंपरा की जो वेदांत हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो सूफी आंदोलन क्योंकि भारत में शुरू हुआ था, तो भारत में जितने भी धर्म उस समय चल रहे थे पैरेलल, उन सभी धर्मों को इसमें साथ में लेके आया गया, ठीक है ना। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको सामने मिल रहा है कि इस्लाम धर्म के अतिरिक्त इस धर्म में क्या हिंदू वेदांत, बौद्ध, यूनानी, ईसाई आदि मतों के सिद्धांतों का भी समावेश किया गया। जब सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसमें सभी धर्मों को एक साथ लेके, ठीक है ना, इसमें सभी के सिद्धांत, सभी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, सभी को एक साथ कलेक्टिवली लेकर यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं। सूफी मत में दार उल हर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट ये, और दारुल इस्लाम, ठीक है ना, मतलब जो सूफी मत था, वो सूफी मत भी दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। अब इसमें ये दो शब्द जो आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको समझना जरूरी है। इसमें दारुल हर्ब का मतलब होता है जो गैर इस्लामी है, ठीक है ना। दारुल हर्ब मतलब कि इस्लामी गैर इस्लामी जो लोग थे, यानी कि जो कि इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, उनको यहाँ पर दारुल हर्ब कहा गया है। और जो इस्लाम को मानते थे, ठीक है ना, जो कि मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, उनको यहाँ पर दारुल इस्लाम कहा गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सूफी मत भी दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। यानी कि जो सूफी मत की परंपरा यहाँ पर शुरुआत की गई, जो प्रवेश की, तो उनको वो क्या चाहता था, जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं, उन पूरे गैर इस्लामिक लोगों को यहाँ पर इसका जो मोटिव था, उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो गैर मुस्लिम है, वो भी इस्लाम को कबूल करें, वो इनका मेन मोटिव था, ठीक है ना। तो दारुल इस्लाम का मतलब क्या हो गया, मुस्लिम, ठीक है ना। जो मुस्लिम है उनको यहाँ पर दारुल इस्लाम बोलते हैं, और जो दारुल हर्ब है वो गैर मुस्लिम, यानी कि जो कि मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, तो उनको यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लिए बदलने का प्रयास सूफी मत में यहाँ पर प्रयास किया गया था, ठीक है ना। इसमें सिर्फ अंतर इतना था कि सूफी परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण और नैतिकता के साधनों का प्रयोग कर किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो इससे पहले जितने भी एडवर्टाइजर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने अपने तलवार की धार पर और अपनी सत्ता और शक्ति के दम पर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी, जो कि उस समय जो खलीफा जो गठित हुए, जिन्होंने कि इस्लाम का विस्तार किया, जिन्होंने माना उनका स्वीकार किया, जिन्होंने नहीं माना
उनको जबरदस्ती तलवार की धार पर डराकर धमकाकर इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। तो ये थे उस समय जब सूफी नहीं आए थे, यानी कि उस समय जब सिया, ठीक है ना, सिया और सुन्नी, जब ये दो समुदाय हो गए थे, उस समय की बात हो रही है। तो इसमें ये दोनों जो समुदाय थे, ठीक है ना, इन्होंने उस समय के जो खलीफा थे, वो खलीफा अपने विस्तार की नीति सिर्फ अपने तलवार की धार पर और अपने दम पर इस्लाम को कबूल करवाते थे। यानी कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आप काफिर कहलाएंगे, ठीक है ना। जो कि गैर इस्लामिक थे, उनको काफिर कहा जाता था और उनको अपनी शक्ति और अपनी ताकत के दम पर उनको कन्वर्ट करते थे। तो जब सूफीवाद आया, तो सूफीवाद ने पूरा का पूरा जो सिस्टम था, यानी कि जो कि धर्म परिवर्तन का जो सिस्टम था, उसको बदलने का पूरा प्रयास किया। और इसमें अंतर यही था कि दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में बदलने का जो इन्होंने जो रास्ता अपनाया था, वो शांतिपूर्ण तरीके से और नैतिकता के साधन के साथ में इन्होंने ये रास्ता अपनाया था। यानी कि प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ में समझाइश के साथ में इन्होंने इस धर्म को अपनाने के लिए लोगों को तैयार किया था। तो ये था सूफी मत। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। सूफी संत तथा फकीरों ने, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। यानी कि ये एक बीच की चैन थी जो कि हिंदू और मुस्लिमों को दोनों को करीब लाई थी। जब सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सूफी परंपरा जब शुरू हुई थी, तो उससे पहले जब सूफी परंपरा नहीं थी, तो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी। और कहीं ना कहीं अपने अपने धर्म के लिए सब कट्टर थे, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुस्लिम हो, वो अपने अपने धर्म को अपने तरीके से मानना चाहते थे। लेकिन जब सूफियों की शुरुआत हुई, सूफी संत और फकीर जब भारत में प्रवेश किए और उन्होंने एक नई तरीके से इसको इसका प्रचार प्रसार किया और इसके बारे में जानकारी दी, तो उस समय क्या ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आया और इसमें स्थापित करने में काफी ज्यादा सूफियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कि दोनों काफी ज्यादा करीब आए जब सूफी यहाँ पर प्रवेश किए और उन्होंने इस पूरे धर्म के बारे में और जिस तरीके से इन्होंने इसका प्रचार किया, उससे काफी ज्यादा हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो चुकी थी। आगे चलते हैं। इस्लाम मुस्लिम रहस्यवाद का जन्म जो है वो बहा बहादालु दातुल वजूद, यानी कि आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि मुस्लिम ये एक शब्द है, ठीक है ना, जिसको कि बहादातुल वजूद कहा गया है, जिसको कि आत्मा परमात्मा जब दोनों एक होते हैं उसके सिद्धांत पर आधारित था ये, जिसको कि मुस्लिम रहस्यवाद का जन्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के जो शुरुआत करता थे, यानी कि इसको जो शुरुआत की थी, प्रतिपादक थे, उनका नाम याद रखिएगा, शेख मोहिनुद्दीन इब्नुल अरबी, ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा, जिन्होंने कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत की को खोजा था। आगे बढ़ते हैं। सूफी मत में, अब सूफी मत कैसे था, सूफी किस मत में परंपरा किस तरीके से शुरुआत हुई, इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप अगर आंसर राइटिंग का काम करते हैं तो आंसर राइटिंग में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स। तो सूफी मत में गुरु को गुरु जिसको कि पीर कहा जाता है, काफी महत्व था, और शिष्य जिसको कि मुरीद कहते थे, ठीक है ना, यानी कि गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ पर शुरू हो चुकी थी सूफी मत के अनुसार, ठीक है ना। यानी कि पीर और मुरीद, पीर यानी कि गुरु, जो कि हिंदू परंपरा में जिनको गुरु बोलते हैं, और यहाँ पर शिष्य जिसको कि सूफी मत में मुरीद कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि पीर और मुरीद की परंपरा यहाँ पर शुरू हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, ये शुरुआत हुई, उसके बाद में इसमें कैसे शिष्य था, यानी कि इसमें जब सूफी मत में कोई शिष्य था, यानी कि जब शिष्य बनता था, तो उस समय एक अनुष्ठान होता था इनके यहाँ, जो कि एक हिंदू जो मान्यता है उनके अनुसार भी एक अनुष्ठान, एक पूजा की जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पे सूफी मत में भी एक अनुष्ठान होता था, जिसको कि बेयत कहा जाता है, ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा, बेयत कहते हैं। और इसमें शिष्य का सिर मुड़वाते थे, यानी कि इसमें उनकी सिर पे से जितने बाल होते थे, उन बालों को यहाँ पर खत्म किया जाता था, यानी कि पूरा गंजा कर दिया जाता था, सिर मुड़वाते थे। और यही परंपरा भारतीय संस्कृति में भी उस समय पूरी मौजूद थी।
जब भी शिष्य और गुरु की परंपरा यानी कि एक भारतीय परंपरा में कोई अगर शिक्षा ग्रहण करने जाता था, कोई भी बालक, तो उसका सबसे पहले उसको मुंडन किया जाता था, देन उसके बाद में वो शिक्षा ग्रहण करने की परंपरा थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर सूफी मत में भी इसी तरीके की परंपरा। सूफियों के जो मुख्य उद्देश्य थे वो दो थे, एक तो आध्यात्मिक उन्नति और साथ ही साथ मानवता की सेवा। ठीक है ना, तो ये दोनों उद्देश्य आपको याद रखना है सूफियों के। आध्यात्मिक उन्नति चाहते थे यानी कि अध्यात्म यानी कि जो भी नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहते थे वो, ठीक है ना, जिसमें कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है और जो कि उनकी इस्लाम में अल्लाह और जो एक ईश्वरवाद के बारे में ये पूरी जानकारी को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसको डेवलप करना चाहते थे। और साथ ही साथ में ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की सेवा भी करना चाहते थे, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं था जिसमें कि कोई नैतिकता पे अनैतिकता का प्रभाव पड़े, यानी कि बहुत ही शांति से और प्यार मोहब्बत के साथ में ये सूफी मत की शुरुआत यहाँ पर सूफी आंदोलन में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सूफियों ने अपने आदर्शों, शब्दों तथा उच्चारण से एक नैतिक मानक प्रस्तुत किया, यानी कि जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार की शुरुआत की, क्योंकि इससे पहले जब मुस्लिम आक्रमणकारी जो इन्वेडर्स थे जब भारत में प्रवेश किए थे, तो अपनी तलवार की धार पर, अपनी तलवार की नोक पर, अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने जितने भी यहाँ पर जो विभिन्न धर्म के, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के जितने भी लोग थे, उनको अपनी तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया था। लेकिन जब सूफी प्रवेश किए तो उन्होंने अपने खुद की आइडल्स, ठीक है ना, खुद के जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया मानवता के साथ में, और उनका जो आचरण, उनका जो व्यवहार था, ठीक है ना, उसमें यहाँ पर नैतिकता का यहाँ पर मान मिलता है, यानी कि बहुत ही प्यार तरीके से, यानी कि उन्होंने अंधविश्वास, धर्म और भक्ति के बीच की जो अंतर था, उसका जो बीच का जो डिफरेंस था, उसको दूर करने का काफी यहाँ पर प्रयास किया गया था। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो एक डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करने की यहाँ पर खत्म करने का प्रयास किया था सूफी आंदोलन ने। ठीक है ना, यानी कि जितने भी सूफी थे उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। सूफी संतों ने सूफी मत को आजीविका का साधन नहीं बनाया था, यानी कि जो इनका जो मेन मोटिव था वो था अपने धर्म का प्रचार करना, प्यार मोहब्बत के साथ में और नैतिकता के आचरण के साथ में इन्होंने अपने धर्म के बारे में इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और साथ ही साथ इन्होंने उसको अपने आजीविका यानी कि अपने लाइफ को जीने का साधन इसको बिल्कुल नहीं बनाया था इन्होंने। ये इन्होंने क्या जीविकोपार्जन का के महत्व पर बल दिया था, यानी कि उतना ही ये धन या फिर उतना ही ये एक पावर लेना चाहते थे जिससे कि उनका जीवन चल पाए, यानी कि अपने अहम को कुचलने के लिए कभी कभी तो ये भिक्षावृत्ति का भी पसंद करते थे, यानी कि भीख, जो भी इनको भीख में मिल जाता था उससे ही अपने जीवन को ये व्यतीत करते थे, जो सूफीवाद के संत हुआ करते थे, जो संत यहाँ पर प्रवेश किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में विशेषकर ध्यान रखिएगा, भारत में जब सूफीवाद की शुरुआत हुई, जब भारत में सूफी अंदर प्रवेश किए, ठीक है, तो उस समय चिश्ती और सौहार्दवर्दी सिलसिलों के सूफियों ने ईश्वर की आराधना के लिए समा और रक्स को अपनाया था। समा यानी कि आपने देखा होगा ना, समा बांधना, यानी कि समा यानी कि संगीत में, संगीत में, ठीक है ना, संगीत के साथ में और नृत्य के साथ में ये पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस था सूफीवाद का है, ये परंपरा की शुरुआत इन्होंने की थी। अच्छा, ये परंपरा इसलिए नहीं की थी कि इससे कुछ मनोरंजन करना था, इसकी जो शुरुआत की थी वो इसलिए की थी कि जिससे कि हम सीधे के सीधे डिवाइन यानी कि जो परमात्मा है, ठीक है ना, जो अल्लाह है, जो ब्रह्मा जी है, उनसे सीधे कनेक्ट हो पाए। तो उसके लिए ये एक ईश्वर की आराधना के लिए समा और रक्स, ठीक है ना, मतलब कि सूफीवाद में ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, समा और रक्स की शुरुआत की थी। रक्स यानी कि नाचना गाना, और समा यानी कि संगीत के साथ में, संगीत के साथ में, म्यूजिक के साथ में, डांस के साथ में ये पूरा का पूरा अपने धर्म का और अपने ईश्वर की आराधना का को शुरुआत की थी किसने, सूफियों ने। ठीक है ना, जिसमें कि चिश्ती और स्वार्थवर्दी, ठीक है ना, इन दोनों सिलसिलों की सूफियों ने, तो ये दोनों जो यहाँ पर आपको सिलसिले दिखते हैं, क्योंकि भारत में जब सूफीवाद शुरू हुई तो उस समय काफी सिलसिले भारत में आए थे, तो उसमें प्रमुख सिलसिले
जिनके बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुए थे वो चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिलों के बारे में ज्यादा जानकारी इसमें मिलती है। आगे आपको और समझ में आएगा कि ये सिलसिले और कौन कौन से भारत में थे। तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वीडियो और आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा और है जिसको कि हम समझना जरूरी है, जैसे कि हम समझ सकेंगे कि सूफी आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफियों के लिए जो संगीत है समा, वो एक लक्ष्य मात्र साधन था, यानी कि उनका जो लक्ष्य था वो सिर्फ डिवाइन, ठीक है ना, यानी कि ईश्वर की आराधना का ही एक लक्ष्य था। इसके अलावा ऐसा कोई भी उनका मोटिव नहीं था जिससे कि कुछ मनोरंजन यहाँ से हमें मिल पाए। आगे चलते हैं। भारत में सूफीवाद का प्रवेश जो हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे अब मैं शुरू कर रहा हूँ। भारत में सूफीवाद विचार और उसका जो प्रसार हुआ वो कैसे हुआ, ये हम यहाँ पर अब आगे समझते हैं। भारत में सूफीवाद का जो प्रवेश हुआ था वो अरब के सिंध विजय के बाद हुआ। जैसे कि मैंने बताया 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रवेश किया था और उसने सिंध के राजा दाहिर को जब हरा के उसकी हत्या की थी, देन उसके बाद में जब मुस्लिम अपने इस्लाम का विस्तार भारत में कर रहे थे अफगानिस्तान सिंध के रास्ते, तब यहाँ पर सूफीवाद ने प्रवेश किया था। मैं आपको इससे पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनबी के समय, जब महमूद गजनबी भारत में प्रवेश किया था, महमूद गजनबी जो कि एक तुर्की था, ठीक है ना, जिसने कि इस्लाम को कबूल किया था और खलीफा के सामने इसने कसम खाई थी, उस समय ओथ ली थी कि मैं हर वर्ष भारत में आक्रमण करूंगा और वहां से लूट कर जो धन इकट्ठा करके लाऊंगा उससे मैं अपने गजनी साम्राज्य का विस्तार करूंगा, जो कि मध्य एशिया में उपस्थित था। तो उसका ये मेन मोटिव रहा था। तो उस समय जब गजनी भारत में प्रवेश किया था लगभग 1001 ईस्वी में, जब हिंद शाही राजा, ठीक है ना, जयपाल जयपाल पर जब इसने आक्रमण किया था, तो उस समय, ठीक है ना, भारत में इसके साथ में कौन, शेख अल जवाहरी, ठीक है ना, भारत में जो कि एक सूफी था, ये भारत में महमूद गजनबी के साथ में आया था, ठीक है ना। तो ये सूफी, इसका नाम याद रखिएगा, शेख अली जवाहरी, ये भारत में इनके साथ में आया था। किसके साथ में, महमूद गजनबी के साथ में आया था, जिन्होंने कि लाहौर को अपना केंद्र बनाया था। यानी कि वो अफगानिस्तान से जब प्रवेश किया, जो कि इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में जो लाहौर है उसको अपना एक केंद्र बनाया और यहीं पर वो अपनी सूफी परंपराओं की शुरुआत यहाँ पर की थी। इसने क्या, कशफुल मजहूब ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, कशफुल मजहूब की इसने रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूफियों के कई संप्रदाय थे, ठीक है ना, जैसे कि 16वीं शताब्दी में जाके ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। यानी कि 9वीं शताब्दी में भारत में सूफी परंपरा, जिस तरीके से सूफी मत प्रवेश किया, ठीक है ना, महमूद गजनबी के समय में सूफी मत प्रवेश किया और उस समय शेख अल जवेरी जब आया तो लाहौर में इसने केंद्र बनाया। देन उसके बाद में धीमे धीमे करके जब ये सूफीवाद आगे बढ़ा, सूफी आंदोलन आगे जब बढ़ा, तो जब चरम स्तर पे पहुंचा तो वो थी 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है ना, जब अबुल फजल जो कि अकबर के महान रत्नों में से एक था, उसके समय में 14 सिलसिलों का उल्लेख मिलता है, जो कि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। सिलसिले जिसमें कि चिश्ती और सुहरावर्दी, ये दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर हुए और इन दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिलती है। तो आगे जो वीडियोस में बनाऊंगा उसमें मैं आपको इन सभी सिलसिलों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो लगातार मेरी चैनल के साथ में आप बने रहिए, जिससे कि आपको ये सभी वीडियोस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे द्वारा आपको मिलते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने के समय में जब ये अकबर की, क्योंकि अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा था, जब इसने हेमचंद द्वितीय को, जब विक्रमादित्य हेमचंद को हराया था पानीपत के दूसरे युद्ध में, फिर उसके बाद में अकबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य जब का विस्तार किया, तब अबुल फजल जो कि उनके नवरत्नों में से एक था, तो उस समय 16वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ पर 14 सिलसिलों की, यानी कि 14 जो सिलसिले हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से देखिए आप पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट जो सिलसिले हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। चिश्तिया,
सोहरावर्दिया, नक्शबंदिया, कादरी, कलंदरिया और सतरिया। तो ये जितने भी यहाँ पर जो सिलसिले हैं इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारे महत्वपूर्ण संप्रदाय थे जो उस समय सिलसिलों के रूप में जाने जाते थे। अबुल फजल ने इनके बारे में, जब अबुल फजल था तो उन्होंने इन 16 सिलसिलों के बारे में वर्णन किया, उल्लेख किया है। तो उसमें से प्रमुखता से जो पॉपुलर हुए थे वो ये थे: चिश्तिया, सोहरावर्दिया, नक्शबंदिया, कादरी, कलंदरिया और सत्तारिया। चिश्ती, ठीक है ना, चिश्ती के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सोहरावर्दी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, नक्शबंदी भी आपने कहीं ना कहीं से सुनी रखी होगी। तो इन सभी जितने भी सिलसिले हैं इसके बारे में मैं अगला वीडियो पूरा विस्तार से आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि चिश्ती परंपरा क्या थी, सोहरावर्दी जो सिलसिले थे इसके बारे में भी जानकारी आपको उसमें पूरी मिलेगी। तो एक एक करके सभी के बारे में आपको अगले वीडियोस में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इनमें से जो चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले थे ये भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि सिर्फ ये दो थे, बाकी के भी चले लेकिन इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए जितने कि चिश्ती और सोहरावर्दी जो कि सूफी मत के जो सिलसिले थे ये दोनों ज्यादा पॉपुलर हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ, जिसमें कि मैंने आपको सूफी आंदोलन की शुरुआत बताई कैसे हुई, देन उसके बाद में जब ये सिलसिले आए तो सिलसिलों में किस तरीके से जितने भी सूफी आए वो सूफियों ने किस तरीके से इस सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया, वो अगले वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो मेरे चैनल के साथ में आप बने रहिए और लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे और लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर पाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद, जय